नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में फरवरी 2023 माह के करंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट को कवर किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है टॉप गेमिंग हब। याद रखिएगा, एक ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य आते हैं। तो याद रखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इस ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से यदि हम तुलना करें तो 2022 में उड़ीसा, पंजाब, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश में मोबाइल गेम खेलने वाले यूजर्स की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो गेमिंग रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप IGMR 2022 के नाम से जानते हैं, ये किसके द्वारा जारी की गई? तब आपका जवाब होगा गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग अर्थात MPL के द्वारा ये इंडिया गेमिंग रिपोर्ट जारी की गई। याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लूडो डाइस, स्नैक एंड लैडर्स, कैरम, फ्रूट डार्ट, ब्लॉक पजल, पोकर, ये सबसे ज्यादा खेले जाने वाले गेम्स हैं। क्लियर है? अगला टॉपिक है सांसद खेल महाकुंभ। याद रखिएगा, देश के युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बस्ती में ये जो सांसद खेल महाकुंभ है, इसके दूसरे चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। याद रखिएगा, खेलो इंडिया अभियान के तहत सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। अगर हम इसमें फैक्ट देखें तो 2500 से अधिक एथलीटों को खेलो इंडिया अभियान के तहत हर माह 50,000 रुपए से भी अधिक दिए जा रहे हैं। याद रखिएगा, जो खिलाड़ी सांसद खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण सेंटर पर आगे प्रशिक्षण के लिए भी चुना जा रहा है। याद रखिएगा, इस खेल महाकुंभ में इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। यदि हम इसमें कुछ प्रमुख खेलों की बात कर लें तो इसमें कुश्ती है, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सभी इसमें शामिल है। अगली योजना है आत्मरक्षा योजना। याद रखिएगा, ये जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण पायलट परियोजना है, इसे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा शुरू किया गया है। और इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण पायलट परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में 10,000 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि जो आत्मरक्षा योजना है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है महिलाओं को आत्मरक्षा तकनीकी और रणनीति सिखाना, ताकि महिलाएं उत्पीड़न और हमले के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो सके। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यूपी SDM के स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में संकल्प के नाम से जानते हैं, इस पहल के तहत स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड लीजर स्किल काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है। यानी यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो संकल्प है, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। और ये किसके तहत चलाया जा रहा है? तो यूपी SDM के तहत। अब यहां पर आपको यूपी SDM का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन। क्लियर है? यानी यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत ये जो संकल्प पहल है, इसके तहत स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड लीजर स्किल काउंसिल के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। किसको? आत्मरक्षा योजना को। याद रखिएगा, 3 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के उम्मीदवारों को चेन अलार्म, सुरक्षा सीटी और स्प्रे युक्त निर्भया किट भी वितरित किया जा रहा है। याद रखिएगा, ये जो पायलट परियोजना है, ये 6 महीने में पूरी हो जाएगी, जिसके बाद हर जिले में ITI और यूपी SDM प्रशिक्षण केंद्रों में इसे शुरू किया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, एसोचैम का 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। याद रखिएगा, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एसोचैम के 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, ये जो एसोचैम का 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, ये 2 दिवसीय सम्मेलन था और इस सम्मेलन में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और अन्य विशिष्ट मेहमानों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो सम्मेलन है, ये सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बेहतरीन कदम है। अगला है चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ। याद रखिएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो लखनऊ के द्वारा सांसद खेल महाकुंभ परिसर बस्ती में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये जो चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है, ये कहां पर हुआ है? तो सांसद खेल महाकुंभ परिसर बस्ती में। किसके द्वारा किया गया? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो लखनऊ के द्वारा। याद रखिएगा, इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया।
अब इसमें क्या प्रदर्शित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इस प्रदर्शनी के माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां, जैसे सामाजिक, आर्थिक, विदेश नीति, संचार और सुरक्षा, ये तमाम उपलब्धियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। क्लियर है? अगला है सरयू तट पर बनाई गई टेंट सिटी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रयागराज और वाराणसी की तर्ज पर टेंट सिटी विकसित की गई है। याद रखिएगा, अयोध्या में श्रद्धालु सरयू के तट पर बनाई गई इस टेंट सिटी में ठहर सकेंगे। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो टेंट सिटी है, इसमें पर्यटकों को स्थायी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही साथ अयोध्या में कल्पवास करने वाले और मठ के मंदिरों में रहने वाले श्रद्धालुओं को भी टेंट सिटी में सुविधा दी जाएगी। क्लियर? अगला है रेशम किसान। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के रेशम विकास मंत्री राकेश सचान ने बताया कि रेशम व्यवसाय से जुड़े हुए किसानों को प्रशिक्षण के लिए कर्नाटक भेजा जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, रेशम व्यवसाय से जुड़े किसान जो हैं वो प्रशिक्षण लेने के लिए किस राज्य में जाएंगे? कर्नाटक जाएंगे। याद रखिएगा, इस बात की उन्होंने घोषणा लखनऊ के गोमती नगर में स्थित पर्यटन भवन में 5 दिवसीय सिल्क एक्सपो के शुभारंभ के दौरान कही। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 5,000 मीट्रिक टन के आसपास रेशम की खपत होती है। क्लियर है? और यहाँ के कारीगरों और उद्यमियों को शुद्ध रेशम का धागा मिले, इसके लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता करके सिल्क उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है और यहाँ के किसानों को प्रशिक्षण के लिए भी कर्नाटक भेजा जाएगा। अगला है थारू लोगों को प्रशिक्षण। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट डिवीजन के वन विभाग और नाबार्ड के द्वारा अभ्यारण्य के समीप रहने वाले थारू लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। आप सभी को पता है कि जो थारू समुदाय है, ये दक्षिण नेपाल में हिमालय के गिरिपाद के तराई क्षेत्र में रहने वाली एक निर्जातीय समूह है। याद रखिएगा, अगर हम भारत में थारू जनजाति के लोगों के रहने वाले राज्यों को देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड आता है। याद रखिएगा, अभी चर्चा हुई है कतरनिया घाट डिवीजन की, तो याद रखिएगा कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य ऊपरी गंगा मैदान में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के तराई में अवस्थित है। अगला टॉपिक है कल्चर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य राम मंदिर के साथ साथ कल्चर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने का भी प्रस्ताव है। याद रखिएगा, अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उनके द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि राम जन्मभूमि परिसर के 8 एकड़ क्षेत्र में राम मंदिर का निर्माण होगा और जो 65 एकड़ का भूभाग है उसमें कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का विकास किया जाएगा। याद रखिएगा, इस क्षेत्र में ट्रस्ट की योजना के अनुसार श्री राम कुंड के नाम से यज्ञशाला, कर्म क्षेत्र के नाम से अनुष्ठान मंडप और वीर मारुति के नाम से हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि गुरु वशिष्ठ पीठिका के रूप में वेद, पुराण, रामायण और संस्कृत अध्ययन अनुसंधान का क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। क्लियर? अगला देखिए, अगला है प्रयागराज में गंगा पथ। याद रखिएगा, महाकुंभ 2025 से पहले संगम नगरी प्रयागराज में मुंबई की मरीन ड्राइव की तरह गंगा पथ बनाने की तैयारी की जा रही है। याद रखिएगा, ये जो गंगा पथ प्रोजेक्ट है ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके तहत दारागंज से दशाश्वमेध घाट, नाग वासुकी से फाफा मऊ तक बांधनुमा इस पथ के किनारे स्टील की विशेष रेलिंग लगाई जाएगी। क्लियर? यानी ये जो गंगा पथ है ये प्रयागराज में बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, गंगा पथ बनने के लिए सिंचाई विभाग, बाढ़ खंड विभाग द्वारा इसमें कार्य किया जाएगा और इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सेतु निगम, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सभी संस्थाएं इसमें इनका सहयोग करेंगी। क्लियर है? अगला देखिए, झांसी में बनाई जाएगी तोप व मिसाइलें। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्वीडन की कंपनी साब एबी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड में एक यूनिट की स्थापना करेगी और इस यूनिट की स्थापना के लिए स्वीडन की कंपनी साब एबी के द्वारा 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इस यूनिट के द्वारा हल्की तोपें और मिसाइलें बनाई जाएंगी। इसके लिए स्वीडन की कंपनी साब एबी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एमओयू साइन किया गया है। याद रखिएगा, ये जो स्वीडन की कंपनी साब एबी है ये पिछले 86 सालों से रक्षा उत्पादों के सामान बना रही है। याद रखिएगा, डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड में यूपीडा द्वारा 1034 हेक्टेयर जमीन ली जा चुकी है जो झांसी के कठौरा तहसील के एरज में स्थित है, जिसे बाद में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ा भी जाएगा। अगला टॉपिक है राम मंदिर निर्माण का तैयार होगा वैज्ञानिक दस्तावेज। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां की हर बारीकी को परखकर उसका वैज्ञानिक दस्तावेज तैयार किया जाएगा। राम मंदिर का दस्तावेज तैयार करने का काम देश के प्रमुख आर्किटेक्ट एसोचैम जैम के द्वारा किया जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि राम मंदिर का जो ये वैज्ञानिक दस्तावेज बनाए जाने की बात कही जा रही है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, भविष्य के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराना, जो कि एक विशाल निर्माण के दौरान एक प्राथमिक दस्तावेज के रूप में जरूरी संदर्भ के लिए मौजूद रहेगा।
ये भी ये बात याद रखिएगा कि एसोचैम के इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2023 में एक तकनीकी सत्र के दौरान जेम की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के चेयरमैन और देश के प्रमुख आर्किटेक्ट पंकज धरकर ने इस बात का प्रस्ताव रखा। क्लियर है? अगला है अमरूद महोत्सव का आयोजन। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र खुसरोबाग में उद्यान विभाग और संचारी संस्थाओं के सहयोग से अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन उप निदेशक उद्यान प्रयागराज मंडल डॉक्टर कृष्ण मोहन चौधरी ने किया था। याद रखिएगा ये जो अमरूद महोत्सव था इसमें 49 स्टॉल लगाए गए थे और इस महोत्सव में जो सबसे प्रमुख प्रजाति थी, जो आकर्षण का केंद्र थी, वो थी लालिमा एप्पल कलर और इलाहाबादी सफेदा प्रजाति। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस महोत्सव में अमरूद उत्पादों पर प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें अमरूद की लालिमा सुरखा के साथ राजेश कुमार को प्रथम स्थान मिला, लखनऊ के 49 के साथ प्रदीप कुमार को दूसरा स्थान मिला और एप्पल कलर के साथ अंकित यादव तीसरे स्थान पर रहे। क्लियर है? अगला टॉपिक है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। याद रखिएगा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस प्रतिमा को उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया गया था। याद रखिएगा इस मूर्ति का निर्माण नोएडा के मशहूर मूर्तिकार राम सुतार के द्वारा किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। याद रखिएगा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो राजदूत हैं उनका नाम है रुचिरा कंबोज और इन्हीं रुचिरा कंबोज के द्वारा ये पूरी जानकारी दी गई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इस कार्यक्रम में सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस और संयुक्त राष्ट्र की जो 77वीं महासभा है इसके अध्यक्ष कसाबा कुरोसी भी यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। याद रखिएगा भारत की तरफ से उपहार में दी गई यह आवच प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में लगाई गई गांधी की पहली मूर्ति है। क्लियर है? यहां एक बात और याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रदर्शित भारत की ये दूसरी उपहार दी गई मूर्ति थी। जो पहली उपहार दी गई थी वो 11वीं सदी के सूर्यदेव के काली पत्थर की मूर्ति थी, जिसे 26 जुलाई 1982 को दान में दिया गया था। क्लियर? तो इन दोनों फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है एग्री जंक्शन व एग्री क्लिनिक वन स्टॉप शॉप योजना। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेरोजगार कृषि स्नातकों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया है? एग्री जंक्शन व एग्री क्लिनिक वन स्टॉप शॉप योजना। अब इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के बीजों को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में प्रदेश स्तर के सीड पार्क को बनाया जाएगा। साथ ही साथ कंप्रेस्ड बायोफ्यूल की 2 वर्षों में 5 इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। क्लियर है? यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि कृषि विपणन विभाग के माध्यम से 32 एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें 714 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट किए जाएंगे और इसके कारण 41,473 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। अगला टॉपिक है सीड पार्क। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश का पहला बीज पार्क स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा इस बीज पार्क को विकसित करने के लिए दक्षिण के राज्यों की मदद ली जाएगी। ये जो बीज पार्क है जो लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है, ये लखनऊ के रहमान खेड़ा में विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से किसानों को नवीनतम प्रजातियों के उन्नतशील प्रसंस्कृत बीज मिल सकेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला टॉपिक है नेचर एंड वर्ल्ड फेस्टिवल। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले में 1 से 3 जनवरी के मध्य यूपी बर्ड एंड नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। क्लियर है? कहां पर? महोबा में। याद रखिएगा ये जो उत्सव है यूपी बर्ड एंड नेचर फेस्टिवल, ये 7वां संस्करण था जो कि महोबा में हुआ। और महोबा में कहां पर? तो याद रखिएगा विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, फरवरी के समय में विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में बड़ी संख्या में शीतकालीन प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। क्लियर? ये जो महोत्सव था इसमें पक्षियों के अलावा वन्य जीवों जैसे बाघ, गैंडा, सुस्त भालू, बारहसिंगा, तेंदुआ, मगरमच्छ, सरीसृप व अनेक प्रकार के उभयचर यहां पर देखने को मिलते हैं। इस समारोह का जो आयोजन है ये उत्तर प्रदेश के वन और पारिस्थितिक पर्यटन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। क्लियर? यहां पर एक बात याद रखिएगा, यूपी नेचर एंड वर्ल्ड फेस्टिवल 2023 का अगर आपसे पूछे कि कोई उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य प्रकृति आधारित इको टूरिज्म को प्रेरित करना और उसमें तेजी लाना, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जैव विविधता से भरपूर वन्य जीव अभ्यारण्यों को देश दुनिया के सामने प्रभावी रूप से लाना। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इस कार्यक्रम की साझेदारी ब्रिटिश बर्ड फेयर और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ की गई है। इस साल का जो उत्सव है उसका मुख्य फोकस इको टूरिज्म पर आधारित है। क्लियर है? अगला टॉपिक है प्रयागराज एयरपोर्ट। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज एयरपोर्ट है इसे महाकुंभ से पहले विदेशी सैलानियों की पहुंच के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा
इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है, जिसके फलस्वरूप भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। याद रखिएगा, इसमें टर्मिनल के साथ एप्रन का भी विस्तार किया जाएगा, जिसमें 8 विमानों को खड़ा किया जा सके। इसके अलावा एयरपोर्ट टर्मिनल की क्षमता को 300 यात्रियों से बढ़ाकर 600 यात्रियों के लिए तैयार किया जाएगा। अगला देखिए, अगला है म्युनिसिपल बॉन्ड। याद रखिएगा, केंद्रीय बजट में म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए अपनी साख सुधारने के लिए शहरों को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है। इसी के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के 4 नगर निगम अपना म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने जा रहे हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जो म्युनिसिपल बॉन्ड है, इसके जरिए नगर निकाय क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, म्युनिसिपल बॉन्ड से नगर निकाय अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए और कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के उन नगर निगमों की चर्चा कर लें जिन्होंने पूर्व में ही अपने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम का नाम आता है। इसके अलावा जो वर्तमान में 4 नगर निगम अपने म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी करेंगे, जरा इनके नाम को देख लीजिए। इसमें नगर निगम वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, ये 4 ऐसे नगर निगम हैं जो अपने म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी करेंगे। क्लियर? अगला टॉपिक है हैदराबाद रोड शो। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की टीम के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश के लिए हैदराबाद में रोड शो का आयोजन किया गया था। हैदराबाद में इस रोड शो के द्वारा 19 निवेशकों ने 25,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें 6 एमओयू ऐसे थे जो कि 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के थे और 12 एमओयू 100 करोड़ रुपए से अधिक के थे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस हैदराबाद रोड शो में कितने रुपए का एमओयू सबसे बड़ा एमओयू था, तो याद रखिएगा 15,500 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा एमओयू हस्ताक्षर किया गया था हैदराबाद रोड शो के जरिए, और यह एमओयू मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। याद रखिएगा, इस निवेश कार्यक्रम के जरिए राज्य में प्रत्यक्ष रूप से 32,000 से अधिक नए रोजगार सृजन होने का अनुमान लगाया गया है। अगला टॉपिक है काशी साहित्य महोत्सव। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के त्र्यंबकेश्वर सभागार में काशी वाराणसी विरासत फाउंडेशन की ओर से 3 दिवसीय काशी साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। अब यह प्रश्न उठता है, ये जो काशी साहित्य महोत्सव था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था साहित्य का अवलोकन, पुनरावलोकन और स्वस्थ समाज के लिए लेखन। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो काशी साहित्य महोत्सव था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने काशी साहित्य महोत्सव की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, इस महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के तौर पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश इसमें शामिल थे, और इस काशी साहित्य समारोह के दौरान समाज के 26 विभूतियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। अगला टॉपिक है वीजा एप्लीकेशन सेंटर। याद रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस वीजा एप्लीकेशन सेंटर के खुलने से उत्तर प्रदेश के लोगों को वीजा अप्लाई करने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा और वीजा प्राप्त करने में उनको सुविधा मिलेगी। अगला देखिए, यहां एक बात और याद रखिएगा, ये जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ में उद्घाटन हुआ इसका, इस वीजा सेंटर के द्वारा यात्रियों को इटली, सऊदी अरब, हंगरी, जर्मनी, नीदरलैंड, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड सहित 12 देशों के वीजा एप्लीकेशन यहां से स्वीकार किए जाएंगे। अगला टॉपिक है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। याद रखिएगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में देश विदेश से लगभग 21 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है 56%। क्लियर है? ये उसके पहले की बात हो रही है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में यदि निवेश प्रस्ताव के हिसाब से बात करें तो इसमें पश्चिमी यूपी पहले स्थान पर, पूर्वांचल दूसरे स्थान पर है और बुंदेलखंड और मध्यांचल लगभग बराबर निवेश प्राप्त किए हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में देश विदेश की कंपनियों ने सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में निवेश किया है। दूसरे स्थान पर एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें निवेश प्रस्ताव और एमओयू की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 15% है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये तीसरे स्थान पर है, इसमें निवेश लगभग 8%, 7% के साथ टेक्सटाइल चौथे स्थान पर है और 5% के साथ टूरिज्म 5वें स्थान पर है। अगला टॉपिक है मेट्रो लाइट परियोजना। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में मेट्रो लाइट परियोजना में निवेश और सहयोग के लिए जर्मनी से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और कानपुर समेत ये देश के एकमात्र राज्य है जहां पर 5 जिलों में मेट्रो रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। 5 जिलों में मेट्रो रेल सेवा का विस्तारीकरण भी किया जा रहा है और मेट्रो रेल सेवा के विस्तारीकरण में जर्मनी उत्तर प्रदेश का सहयोग करेगा। इसके लिए जर्मनी परिवहन योजनाओं में
तकनीकी विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। क्लियर है? अगला टॉपिक है पहला फिल्म स्टूडियो। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुर्सी देवा रोड में स्थित एंड्रावली में प्रदेश का पहला फिल्म स्टूडियो बनाया जाएगा। याद रखिएगा, ये जो लखनऊ में पहला फिल्म स्टूडियो बनेगा, इसका निर्माण लखनऊ फिल्म टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, फिल्म स्टूडियो के लिए अपर कार्यकारी अधिकारी इन्वेस्ट यूपी और लखनऊ फिल्म टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। क्लियर है? आगे देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि लखनऊ फिल्म टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नितिन मिश्रा ने बताया कि जो फिल्म स्टूडियो है, इसका निर्माण 27 एकड़ में किया जाएगा और ये 2 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। और इस फिल्म स्टूडियो में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, जेल, स्कूल, अस्पताल, इन सभी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे जो कि फिल्म शूटिंग के लिए जरूरी होते हैं। अगला है मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने राज्य में बाजरा के उत्पादन, प्रसंस्करण और खपत को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम अर्थात यूपीएमआरपी प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। ये जो यूपीएमआरपी प्रोग्राम है, इसके तहत वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक संचालित इसे किया जाएगा और इसमें जो खर्च किया जाएगा वो है 186.26 करोड़ रुपए का। क्लियर है? और ये खर्च राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां पर याद रखिएगा, ये जो यूपीएमआरपी योजना है, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसे लागू किया जाएगा, जिसके तहत किसानों को वर्ष 2023-24 से 4 वर्षों तक प्रति वर्ष बाजरे के बीज की एक मिनी किट प्रदान की जाएगी। क्लियर है? याद रखिएगा, इस कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, साथ ही साथ रोड शो और फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। ये जो कार्यक्रम है, ये भारत को वैश्विक बाजरा केंद्र बनाने के लिए मूल लक्ष्य के तहत किया जा रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात यूएनजीए ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। क्लियर? अगला है धार्मिक स्थलों के लिए वंदे मेट्रो। याद रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों को वंदे मेट्रो से जोड़ने के लिए प्रारूप तैयार किया गया है। वंदे मेट्रो को पर्यटकों और यात्रियों की सुविधा के लिए काशी, प्रयागराज और अयोध्या तक चलाने की योजना है। कैंट से प्रयागराज, विंध्याचल, अयोध्या के बीच वंदे मेट्रो का संचालन जरूरी है, क्योंकि इन रूटों पर यात्रियों और पर्यटकों का आवागमन ज्यादा होता है। इसके लिए टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा रेलवे बोर्ड से इसकी मंजूरी की मांग की गई है। क्लियर है? अगला टॉपिक है MSLF 2023। याद रखिएगा, अवध की गंगा यमुना तहजीब को पेश करता हुआ महिंद्रा सनत कदा लखनऊ फेस्टिवल का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारादरी कैसरा बाग में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, ये जो MSLF 2023 है, इसका विषय था XO मैसिकी। इसके माध्यम से हमें अवध की समृद्ध संगीत और नृत्य परंपराओं का पता चलेगा। याद रखिएगा, MSLF 2023 में अवध की तहजीब, पकवान, कारीगरी और कला संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। इस फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। क्लियर है? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि MSLF 2023 जो प्रोग्राम है, इसका ये किससे संबंधित है। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि महिंद्रा सनत कदा लखनऊ महोत्सव स्वर्गीय इंदिरा महिंद्रा की स्मृति में आयोजित किया गया था, जिन्होंने लखनऊ की कला और संस्कृति में अपना विशेष योगदान दिया है। याद रखिएगा, ये जो महिंद्रा सनत कदा लखनऊ महोत्सव है, इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। इस प्रकार जो 2023 में ये आयोजित किया गया, ये 14वां संस्करण था। क्लियर है? याद रखिएगा, ये 5 दिवसीय आयोजन किया गया था। अगला है 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सरकार की नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहते हैं, SJVNL, इसके द्वारा 3,500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। ये जो SJVNL है, ये उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात UPSIDA के साथ सोलर प्लांट के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी, SJVNL के द्वारा जो कानपुर में ये परियोजना एस्टैब्लिश की जा रही है, इसके द्वारा कुल 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। याद रखिएगा, इस सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में हरित बिजली का उत्पादन कर उद्योगों को किफायती दामों पर बिजली उपलब्ध कराना है। याद रखिएगा, इसके लिए 300 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी और उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में 22 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है PM श्री योजना। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 1753 सरकारी स्कूलों को PM श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। आप सभी को पता है कि जो PM श्री योजना है, ये 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर
केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और इस पीएम श्री योजना का उद्देश्य है पुराने स्कूलों को नया स्वरूप देना और बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ना। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी से प्रेरित होकर ये पीएम श्री योजना प्रारंभ की गई। अब पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। याद रखिएगा, इस पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। पूरे भारत में पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों का उन्नयन होगा और उत्तर प्रदेश में कितने स्कूलों का चयन किया गया है? 1753। यहां पर अगर आपसे यह पूछा जाए कि इन 1753 सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा स्कूल किस जिलों के हैं, तो उसमें प्रयागराज और गोरखपुर के 47 स्कूल हैं। दूसरे नंबर पे आजमगढ़ है जहां के 43 स्कूल हैं। उसके बाद जौनपुर और हरदोई है जहां के 42 स्कूल हैं। उसके बाद गाजीपुर और रायबरेली है जहां के 36 स्कूल शामिल हैं। उसके बाद बुंदेलखंड और सिद्धार्थनगर है जहां के 35 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए चयनित किया गया है। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, कम से कम टॉप 3 जिलों के नाम तो आपको जरूर याद होने चाहिए। याद रखिएगा, इन मॉडल स्कूलों में शिक्षा का जो गुणवत्ता है उसको अच्छा रखा जाए, साथ ही साथ जो स्मार्ट क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को इसमें लाया जाए। अगला देखिए, अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए वाराणसी के राजा तालाब तहसील के गंजारी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड अर्थात बीसीसीआई ने जमीन को चिन्हित कर लिया है। स्टेडियम के लिए 25 एकड़ जमीन खरीद के लिए 90 करोड़ रुपए की प्रारंभिक धनराशि को भी जारी कर दिया गया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वो कहां बनने जा रहा है? वाराणसी के राजा तालाब तहसील के गंजारी में। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि यह क्रिकेट स्टेडियम प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा और अगर हम क्षेत्र वाइज देखें तो यह पूर्वांचल का पहला क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसमें 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी और यदि हम दर्शकों की क्षमता के आधार पर बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम के निर्माण में लगभग 400 करोड़ रुपए के खर्च आने का अनुमान है। इसका निर्माण की जो देखरेख है ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा की जाएगी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस स्टेडियम का जो रख रखाव है या जो इसकी गुणवत्ता पर निगरानी है, इसके लिए बीसीसीआई की ओर से फंक्शनल टीम गठित की जाएगी। क्लियर है? अगला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, ये जो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था ये 3 दिवसीय सम्मेलन था जिसमें 34 सत्रों का आयोजन हुआ। पहले दिन 10 सत्र, दूसरे दिन 13 सत्र और तीसरे दिन 11 सत्र आयोजित किए गए और ये जो 34 सत्र हैं ये 4 हालों में आयोजित किए गए। अगला देखिए, अगला है 68वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में 68वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला का आयोजन किया गया। तो यहां पर क्रम भी याद रखेंगे कि ये 68वां था और कहां पर आयोजित हुआ? ग्रेटर नोएडा में। याद रखिएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला परिधान और फैशन सहायक उपकरण की सोर्सिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अंतिम क्रेता विक्रेता मंच है। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि IIGF प्रत्येक वर्ष भारत में जनवरी और जून जुलाई महीने में अर्थात एक वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। अब जो इसका अगला संस्करण है यानी कि जो 69वां संस्करण है ये जून 2023 में आयोजित किया जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो 68वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला है इसमें लगभग 250 प्रदर्शक शरद शीत ऋतु 2023-24 के सीजन के अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे विश्व के 1000 से अधिक खरीदारों और लगभग 800 सोर्सिंग सलाहकारों ने इसमें पार्टिसिपेट लिया है। क्लियर? अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है G20 की 5 बैठकें। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अप्रैल से अगस्त तक G20 की 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में होगा। यदि हम G20 की पहली बैठक की बात करें तो ये 17 से 19 अप्रैल तक होगी। इसमें कृषि वैज्ञानिक आधुनिक खेती सहित अन्य मुद्दों पर मंथन करेंगे। G20 की दूसरी बैठक 9 से 11 जून को होगी जिसमें विकास मंत्रियों की बैठक में ढांचागत विकास सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। तीसरी बैठक 11 से 13 जून को होगी जिसमें वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी और जो G20 की चौथी बैठक होगी वो 9 से 11 अगस्त को होगी। यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन होगा इसमें। पांचवी बैठक वित्त मंत्रियों की होगी जो कि 28 से 29 अगस्त के बीच होगी। याद रखिएगा, G20 की 5 बैठकों के लिए जितने भी विभागों से बजट का आवंटन होना था उसकी स्वीकृति हो चुकी है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है आगरा व वाराणसी शहर स्मार्ट सिटी में होंगे शामिल। याद रखिएगा, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा देश के 22 महानगरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाएगा जिसमें उत्तर प्रदेश के आगरा और वाराणसी इसमें शामिल है। क्लियर है? याद रखिएगा,
इन 12 शहरों ने स्मार्ट सिटी के सभी मानकों को पूरा करते हुए अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता का जीवन और स्वच्छ पर्यावरण दिया है। जबकि इस अभियान के लिए चयनित 100 शहरों में बाकी जो 78 शहर हैं, वे भी सभी परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाएगा। यहाँ याद रखिएगा, आप सभी को पता भी है कि केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना का जो प्रारंभ है वो 25 जून 2015 को किया गया था। मार्च 2023 तक स्मार्ट सिटी दर्जा प्राप्त करने वाले 22 शहरों में आगरा और वाराणसी, जिसकी भी चर्चा हुई है, इसके अतिरिक्त रांची, भोपाल, इंदौर, उदयपुर, पुणे, चिंचवाड़, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, काकीनाड़, कोयंबटूर, इरोड, भुवनेश्वर, सलेम, विशाखापत्तनम, वेल्लोर, मदुरई, अमरावती, चिरुचिरापल्ली और तेंजावुर, ये इसमें सभी शामिल है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है नॉलेज सिटी व स्किल यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में 1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसमें 99,000 करोड़ रुपए से 2 स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज स्थापित किए जाएंगे। याद रखिएगा, प्रदेश में ऑस्टिन कंसल्टेंसी ग्रुप के द्वारा 58,100 करोड़ रुपए की लागत से ऑस्टिन स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज स्थापित किया जाएगा। इसके लिए अमेरिका की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो दूसरा स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज है वो इंपीरिया इनोवेशन इन्वेस्टर के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसके लिए वो 41,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और इस निवेश के साथ क्या खोला जाएगा? पंडित वासुदेव तिवारी स्किल यूनिवर्सिटी। क्लियर है? इससे युवाओं को उनकी प्रतिभा के क्षेत्र में हुनरमंद बनाने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए की लागत से ओपेरा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू एनर्जी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना भी की जाएगी। क्लियर है? तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। याद रखिएगा, हाल ही में भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख प्रोग्राम का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। कल ही आपने पढ़ा था खेल परिदृश्य के अंतर्गत खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन नई दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुल मिलाकर 8 शहरों में 11 स्थानों पर आयोजित किया गया था और इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5,000 से अधिक एथलीटों ने 27 खेलों में पार्टिसिपेट किया था। कल की क्लास में खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत आपने भारत के टॉप 5 पदक विजेता राज्यों के नाम को देखा था, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं हुई थी। तो आज उत्तर प्रदेश के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में 6 स्वर्ण पदक, 14 रजत और 16 कांस्य पदक जीता और इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जो रैंकिंग है, इसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 14वीं है। कल आपने ये देखा था कि महाराष्ट्र की पहली रैंकिंग है, हरियाणा दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में। मैंने आपसे ये भी कहा था कि पहले स्थान पर जो महाराष्ट्र है, इसके स्वर्ण पदक की संख्या और इसके कुल पदकों की संख्या भी आप ध्यान में रखेंगे। तो याद रखिएगा, मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं कि जो महाराष्ट्र है, इसने 56 स्वर्ण पदक जीते हैं और कुल पदकों की संख्या इसकी 161 है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार फेंसिंग और वाटर स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, वाटर स्पोर्ट्स में कैनोइंग, कयाकिंग और स्लैलम इसमें शामिल है। क्लियर है? अगला टॉपिक है फैमिली आई पोर्टल। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सभी परिवारों को नौकरी के समान अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य से परिवार आईडी योजना को लागू कर रही है। इसके लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाया जाएगा और इसके लिए जो पोर्टल बनाया गया है उसका नाम है फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो फैमिली आईडी है, इसके बनने के पश्चात राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी करेगी। याद रखिएगा, इसमें जो पहचान में जो आपको एक नंबर दिया जाएगा वो 12 अंकों का होगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा, इसका प्रयोग राज्य में प्रत्येक पात्र घर को लाभ के सक्रिय वितरण को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। इसके एक उद्देश्य के तहत उस परिवारों को मुफ्त और सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। क्लियर है? याद रखिएगा, राज्य में जो 3.6 करोड़ परिवार अर्थात 15 करोड़ लोग हैं जिनके पास मान्य राशन कार्ड हैं, उनके राशन कार्ड का नंबर ही परिवार आईडी होगा। क्लियर है? अगला टॉपिक है नेचुरोपैथी चिकित्सा संस्थान। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के कुराओं में 250 एकड़ की भूमि पर नेचुरोपैथी चिकित्सा के बड़े केंद्र की स्थापना की जाएगी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 1450 करोड़ रुपए के इस निवेश प्रस्ताव के जरिए प्रयागराज पर्यटन के बड़े हब के रूप में विकसित किया जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, नेचुरोपैथी चिकित्सा संस्थान के लिए बेंगलुरु स्थित एस व्यासा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान से फ्रेंचाइजी ली जाएगी। तो याद रखिएगा, जो प्रयागराज के कुराओं में 250 एकड़ की भूमि पर नेचुरोपैथी चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है, इसके लिए जो फ्रेंचाइजी वो कहां से ली जाएगी? बेंगलुरु के एस व्यासा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान से। क्लियर है?
याद रखिएगा इसके लिए सौर्य ग्रुप और एस व्यासा के बीच करार किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा इस संस्थान में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के साथ साथ बोटेनिकल गार्डन, गुरुकुल, स्पोर्ट्स एकेडमी, एग्री टूरिज्म, वाटर पार्क, फिल्म सिटी, डेस्टिनेशन वेंडिंग, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मानक इसमें जो भी क्लब होंगे वो इसमें शामिल होंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बरेली में फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा ये जो बरेली जनपद में फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी बनेगी, इसके लिए बरेली जनपद की जो तहसील है, सदर तहसील, उसके मांझा गांव में 135 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है, जिसमें वन पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी में जलवायु परिवर्तन, वानिकी, पर्यावरण और नदियों से संबंधित पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है मक्के से थैली बनाने की पहली यूनिट। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में मक्के से थैली बनाने की पहली यूनिट की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा ये जो मक्के से थैली बनेगी ये 100% अपघटित हो जाती है। क्लियर है? यानी ये पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाएगी। इसको आप अगर मिट्टी में दाब कर रख देंगे तो ये मिट्टी में ही मिल जाएगी और ये मिट्टी को किसी भी प्रकार से नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो थैली बनेगी इससे मक्का, लैक्टो एसिड और ऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार किया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है लखनऊ हरदोई सीमा पर बनेगा टेक्सटाइल पार्क। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में लखनऊ हरदोई सीमा पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। अब ये जो टेक्सटाइल पार्क बनेगा ये किस योजना के तहत? तो याद रखिएगा पीएम मित्र योजना के तहत। पीएम मित्र योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान योजना। क्लियर है? याद रखिएगा इस टेक्सटाइल पार्क के निर्माण में 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा प्रदेश में इस टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार मिलेगा। याद रखिएगा राज्य सरकार टेक्सटाइल पार्क के लिए लखनऊ व हरदोई जिले की कुल 1000 एकड़ भूमि निःशुल्क रूप से हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को हस्तांतरण करने की मंजूरी दे दी है। क्लियर है? अगला टॉपिक है 150 आईटीआई। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात आईटीआई कॉलेजों को अपग्रेड किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए किससे समझौता किया है? तो याद रखिएगा टाटा ग्रुप और उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास विभाग के द्वारा इस पर एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत टाटा टेक्नोलॉजी और राज्य सरकार मिलकर 5,472 करोड़ रुपए के निवेश से 150 आईटीआई को विकसित करेगी। क्लियर है? और याद रखिएगा इसमें नए कोर्सों के साथ साथ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देकर उसकी गुणवत्ता को स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक मांग के अनुरूप तैयार किया जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार यहां पर उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी फरवरी माह के तथ्य थे उन सभी को कंप्लीट करा दिया गया है। अगली क्लास में नए पार्ट के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।